स्टूडेंट्स, हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे थे और आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ शीत युद्ध के बाद, और जो द्विध्रुवीय विश्व है, बाइपोलर वर्ल्ड जो है, वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड में यानी एक ध्रुवीय विश्व में बदल गया। यहाँ पर इससे आगे मैं आपका कोर्स शुरू कराने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ। जो स्लाइड आपके फ़ोन में आपको दिख रही होगी वो है, उसमें जो नया सिलेबस सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है वो यहाँ पर मैंने आपको शो किया है। इसमें आपको 8 चैप्टर दिख रहे हैं, जबकि अगर आप देखेंगे आपकी पुरानी बुक उसमें 9 चैप्टर थे। तो यहाँ पर जो सिलेबस का चेंज हुआ है वो इसी घटना के बाद का चेंज है। आप लोग सेकंड चैप्टर में आपके सबसे बड़ा मेजर चेंज आपका हुआ है, जो आप लोग नोटिस करें कि इसमें एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर का नाम है, और इसके साथ साथ इसके जो टॉपिक हैं वो कंटेंट अलग हो गया है। जो आपके पहले थर्ड चैप्टर हुआ करता था उस थर्ड चैप्टर का के कुछ टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं, और साथ में कुछ नए टॉपिक भी सेकंड चैप्टर में जुड़े हैं। जैसे थर्ड चैप्टर जो था आपको बुक में मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई नई किताबें नहीं आई है हमारे पास, पुरानी किताबों से ही हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें थर्ड चैप्टर था अमेरिकी वर्चस्व का दौर। ठीक है, तो अमेरिकी वर्चस्व यानी यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व, ये टॉपिक आपका सेकंड चैप्टर में जुड़ गया है, और जो थर्ड चैप्टर था वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। तो सेकंड चैप्टर जो है उसमें नए जो टॉपिक जुड़े हैं वो है गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, सीआईएस और अरब स्प्रिंग। ये कुछ नए टॉपिक इसमें जुड़े हैं जिनका जिक्र अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो अब सेकंड चैप्टर के अंदर जो सेकंड टॉपिक आज आप हम शुरू करेंगे उसको आप समझिए। ये देखिए, ये आपके सेकंड चैप्टर का फुल कंटेंट है, जिसके अंदर एंड ऑफ बाइपोलरिटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, सीआईएस एंड द 21st सेंचुरी, अरब स्प्रिंग। ये टॉपिक जो है ये सेकंड चैप्टर के कंटेंट है, जिसमें से हम एंड ऑफ बाइपोलरिटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन ये पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आज देखेंगे वो है वर्चस्व यानी यूनिपोलर वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध हुआ। पूरी स्टोरी की तरह इस टॉपिक को अगर आप समझते जाएंगे, और ये जो बुक है ये पूरी एक घटनाक्रम के अनुसार चलती है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से अगर आप याद रख लेंगे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध कैसे समाप्त हुआ? सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हुआ। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो फिर क्या हुआ? फिर अमेरिका जो है वो एकमात्र महाशक्ति बचा, और एकमात्र महाशक्ति बचा तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया वर्चस्व, अमेरिका का वर्चस्व। इसे यूनानी शब्द हेगेमनी से समझा जाता है। और इसमें हेगेमनी का मतलब क्या होता था? जहाँ पर किसी एक राज्य का बोलबाला हो। और ये यूनान में इसमें एथेंस का बोलबाला था। यूनान के नगर राज्य, छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। ये आप एसएसटी में यूनान की व्यवस्था पहले भी पढ़ चुके हैं। और आज उसी वर्ड को अमेरिका ने चरितार्थ किया है कि आज अमेरिका की हेगेमनी यानी अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया पर कायम है। ठीक है, अब ये वर्चस्व के रूप जो आपने देख रहे हैं कि वो कैसे हमें हमें कैसे पता चला कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। तो जो आपके आगे टॉपिक दिए हुए हैं, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान, वो हम अमेरिकी वर्चस्व के रूप में ही समझेंगे। हम देखेंगे कि किस कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने ये साबित किया कि आज पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का वर्चस्व है। तो इसमें सबसे पहली एक घटना थी प्रथम खाड़ी युद्ध। और ये कौन सा टाइम था? ये वही टाइम था जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। और उस समय में इराक जो एक मध्य पूर्वी राष्ट्र है, तेल का निर्यातक राष्ट्र है, इस्लामिक कंट्री है, इसने कुवैत पर आक्रमण किया। और कुवैत क्योंकि तेल के बहुत ज़्यादा कुएं थे,
और कुवैत के अंदर कुवैत पर एक छोटा, बहुत ही छोटा सा राष्ट्र है, तो इसके ऊपर कब्जा करने के लिए इराक ने इस पर आक्रमण किया। और इराक का शासक कौन था उस समय? सद्दाम हुसैन। तो अब अमेरिका ने इस बात को अपने वर्चस्व के ऊपर ले लिया कि कोई कैसे हम मेरी इजाजत के बिना कुछ कर सकता है। अमेरिका ने इसमें अपना वर्चस्व दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग किया। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ से इराक के विरुद्ध बल प्रयोग करने की इजाजत मांगी, और देखो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दे दी। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के अलावा अब किसी और की चलती नहीं थी। और कहने को अमेरिका ने इसमें 34 कंट्रीज जो है, 34 देशों की सेनाओं को अपने साथ लिया, परंतु इसमें ज्यादातर सैनिक अमेरिकन थे और उसने इराक पर हमला कर दिया। इस हमले को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ये सारे अभी आगे बहुत सारे ऑपरेशंस आएंगे, ये आपको याद रखने हैं और इनको नोट डाउन करते जाना है। ये थर्ड चैप्टर में मिलेंगे आपको बुक के। और उस समय जो इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने कहा कि यह 100 जंगों की एक जंग है। और उन्होंने साफ साफ इससे लोहा लिया अमेरिका से। परंतु अमेरिका की टेक्नोलॉजी, उसकी सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी। वो उसने स्मार्ट बमों का यूज किया और इस युद्ध का टेलीकास्ट लाइव देखा गया पूरी दुनिया भर में। और इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर के नाम से जाना जाता है। इसी को खाड़ी संकट भी कहा गया। और इसी के बीच 1998 में एक और ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन इन्फानाइट रीच। और ये था आतंकवादी संगठन अल कायदा के खिलाफ, जिसका प्रमुख था ओसामा बिन लादेन, जो कि जिसको अमेरिकी दूतावासों पर, कहाँ पे थे दूतावास? केन्या में और तंजानिया में। यहाँ पर अमेरिकी दूतावासों पर हमले का दोषी ठहराया गया और इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान स्थित अल कायदा के ठिकानों पर हमले किए और इसे ऑपरेशन इन्फानाइट रीच नाम दिया। ये ऑपरेशन भी अमेरिका के वर्चस्व को बताता है। उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई जिसे 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे कि 9/11 मतलब 9वां महीना सितंबर और 11 तारीख, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका की दो बहुत बड़ी प्रसिद्ध इमारतें थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क स्थित और अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन, इन पर आतंकवादी हमला हुआ। और हमला भी ऐसा जो दुनिया में कभी कहीं नहीं हुआ। इसमें अमेरिका के ही 5 यात्री विमानों को अपहरण कर लिया गया आतंकवादियों के द्वारा और 2 विमान वर्ल्ड सेंटर की 2 बिल्डिंग में से टकराए और एक पेंटागन से टकराया। और जो 2 विमान और थे वो व्हाइट हाउस पर हमला करने की उनकी योजना थी, परंतु वो फेल हो गई चालक की कार्य कुशलता के कारण और वो खेतों में जाके गिरे। परंतु ये जो 4 विमान थे, ये 3 जो विमान थे, इन्होंने अमेरिका को हिलाकर रख दिया कि एक विश्व की एकमात्र महाशक्ति पर क्या कोई इस तरीके से हमला कर सकता है। तो ये अमेरिका जो है, इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अगला एक ऑपरेशन चलाया, वो था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और इसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश टू, जो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पुत्र थे, उन्होंने इस ऑपरेशन को का नेतृत्व किया। और ये जो हमला था, जो 9/11 की घटना थी, इसके पीछे भी अल कायदा ओसामा बिन लादेन का हाथ था और जो कि जिसका गढ़ था तालिबान अफगानिस्तान के अंदर। तो पूरे तालिबान को खत्म करके वहां पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई। इसके बाद जो एक और खाड़ी युद्ध हुआ, वो इराक पर फिर से आक्रमण किया गया और इसमें भी कोलिएशन ऑफ विलिंग्स, सद्दाम हुसैन को वहां से सत्ता से हटाने का एक था
परंतु इसके अंदर अमेरिका ने एक चाल खेली। अमेरिका ने दुनिया के सामने यह प्रस्तुत किया कि इराक जो है वो बहुत ही खतरनाक विध्वंसक जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है और इसलिए इराक पर हमला करना जरूरी है। और 40 देशों की सेना के साथ नेतृत्व करते हुए 19 मार्च 2003 को इराक पर हमला किया गया, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया। और इसके अंदर सद्दाम हुसैन को मार दिया गया और इराक पर पूरी तरीके से अमेरिकी सेनाओं का कब्जा हो गया। परंतु इसमें एक चीज सामने आई कि ना कोई जैविक हथियार मिले, ना कोई घातक हथियार मिले। ये केवल एक अमेरिका के वर्चस्व को सिद्ध करने का युद्ध था, जिसे द्वितीय खाड़ी युद्ध कहा गया। तो ये आपने प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध, अफगान संकट, ये इसमें देखा। और यहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से एक राजनीतिक धरातल के ऊपर और पूरा का पूरा जो ये हमला है ये प्लान किया गया। और इराक में, मध्य एशिया के अंदर अमेरिका ने जो तेल निर्यातक राष्ट्र थे उन पर अपना वर्चस्व कायम किया। ये आपको पता ही है कि जो अरब कंट्रीज हैं उन्हें कहा जाता है कि काला सोना उगलते हैं। तो काला सोना तेल को कहा जाता है, जो कि इस समय दुनिया का एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, जिस पर कब्जा होने का मतलब है कि आप अपनी शक्तियां वास्तव में आप शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अमेरिका ने मध्य पूर्व एशिया के अंदर अपनी शक्तियां बनाए रखने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए ये सारे ऑपरेशंस चलाए, हम यही कह सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर सामने आती है कि जो ये अमेरिकी वर्चस्व है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, इसमें अमेरिका का वर्चस्व किस रूप में दिखा? तो इसमें तीन चीजें आती है मेन। पहला, सैन्य शक्ति के रूप में। तो ये आपने देखा अभी इतने सारे इन्होंने जो अभियान चलाए, युद्ध किए, अकेला ही अमेरिका किसी भी शक्ति से को मुंह के खिला सकता है। और सैनिक शक्ति जो थी वो अमेरिका की इस समय सबसे ज्यादा है। उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही घातक हथियार है, मिसाइलें हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, बहुत ही पावरफुल रेडार्स हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके कारण अमेरिका का सामना हर कोई देश नहीं कर सकता। अब एक आती है ढांचागत शक्ति के रूप में। ढांचागत शक्ति से तात्पर्य है कि एक तो अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और उसकी वर्ल्ड मैप के अंदर स्थिति जो है वो इस तरीके की है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना दबदबा कायम करता है। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में। जैसे कि अब आप दुनिया में देख रहे हैं कि हम अगर आज देखें तो सारे बच्चे अमेरिका को जानते हैं। कैसे जानते हैं? अमेरिका का, इसको कहते हैं मैकडोनल्डीकरण, कि आजकल अब आप देखते हैं सब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का बर्गर फेमस हो गया, मैकडोनल्ड का, है ना। और संस्कृति, जो अमेरिकन संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, वो पूरी दुनिया पे हावी होती जा रही है। आज आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमेरिका का खाना खा रहे हैं, अमेरिका के कपड़े पहन रहे हैं। अमेरिका के कपड़े से तात्पर्य जीन्स, जीन्स नहीं, ब्लू जीन्स पता है आपको कहाँ से आई है? ये अमेरिका ने अपने सैनिकों के लिए बनाई थी। मोटा कपड़ा होता था, फटे नहीं, युद्ध में पहन के जाए तो खूब दिनों तक पहने रहे। और उन्होंने अपने सैनिकों के लिए बनाई और आज पूरी दुनिया जो है वो ब्लू जीन्स पहनती है और जीन्स सबसे बड़ा पहनावा हो गया। खाना, हम अमेरिका के का जो खाना है वो सारी दुनिया में चलन में आ गया, पहनावा आ गया। और त्योहार अमेरिका के हम मनाने लग गए। और एक और चीज है कि एक डिग्री है, एमबीए की डिग्री। कोई पूछे कहाँ से आई एमबीए? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिग्री अमेरिका ने शुरू की थी। हमारे यहाँ तो होता ही नहीं था कि व्यापार करने के लिए भी कोई डिग्री लेने की जरूरत है क्या। परंतु अमेरिका ने ये डिग्री शुरू की और पूरी दुनिया जो है वो इस डिग्री के पीछे भागने लगी। तो इस तरीके से जो अमेरिका का वर्चस्व है वो विभिन्न रूपों में हमें पूरी दुनिया में दिखाई देता है। और यही बताता है कि कैसे आज जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका है। अब इसके बाद आपका जो एक नया टॉपिक इसके अंदर यूज हुआ है वो है CIS एंड 21st सेंचुरी। तो इसमें देखिए कि इसका CIS क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी जो सोवियत संघ का विघटन हुआ और उससे जो देश निकले वो देशों का संगठन। इसकी स्थापना किसने की? रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने। जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी ना, उन्होंने ही CIS का निर्माण
किया। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, यह स्वतंत्र राष्ट्रमंडल को रूसी राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत आने वाले राष्ट्र सोवियत संघ रूस के विघटन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ये व्यापार, वित्त, कानून, निर्माण और सुरक्षा के लिए सारे जो देश वहां से निकले 15 राष्ट्र, उनके बीच समन्वय और शक्तियां बनाना, इनमें आपस में समन्वय करना और इनको एक संगठन के रूप में बनाकर रखना। अब इसके बाद देखिए इससे एक और चीज उत्पन्न हुई, इससे इन्होंने एक और संगठन बनाया जिसको CST कहा जाता है सन 2000 में। और ये क्यों बनाया, आतंकवाद के खिलाफ। इसके अंदर आतंकवाद जो है वो एक बहुत चिंता का विषय था, वहां पर इस्लामिक आतंकवाद बढ़ने लग गया था इन देशों में। तो रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस और आर्मीनिया ने सामूहिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए और CST परिषद का एक गठन किया, सामूहिक सुरक्षा परिषद जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपके जो नए टॉपिक सेकंड चैप्टर में ऐड हुए हैं उसमें आपने आज क्या क्या देखा, इसमें आपने देखा अमेरिका का वर्चस्व यानी यूनिपोलर वर्ल्ड, और खाड़ी संकट देखा आपने, अफगानिस्तान में क्या हुआ था वो देखा, और CIS क्या है वो देखा। इसके बाद एक मेन टॉपिक जो बचता है वो है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना सेकंड चैप्टर रिवाइज कीजिए, और इसके अंदर आपको मैं थर्ड चैप्टर का PDF भेजूंगी जिसमें आपको मैटर मिलेगा जो कि अब सेकंड चैप्टर में ऐड ऑन हो चुका है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, पेरेंट्स का कहना माने। बाय, थैंक्स।